नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, अब हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है यूपी पीसीएस में जो आरओ का पेपर हुआ था 20 सितंबर 2020 को। दोस्तों, उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट है और भी पार्ट्स आएंगे, तो इसको जरूर देखिएगा अच्छे से और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। और देखिए, ये सीरीज आप लोग फॉलो कर सकते हैं जो कि जीके जीएस का रामबाण है। इसको जरूर फॉलो करिएगा, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी देखिए किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्टिंग जज आर अपॉइंटेड इन। तो देखिए, जो कार्यवाहक न्यायाधीश होते हैं तो उनकी नियुक्ति कहाँ पर की जाती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए, अगर कोई जज यहाँ पर इनसफिशेंट नंबर में है किसी भी कोर्ट में, या फिर जो है बर्डन ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर एक्टिंग जजेस की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए, एक्टिंग जज की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जो कि एक ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को यहाँ पर करते हैं, और साथ ही साथ एडिशनल जज की भी प्रेसिडेंट ही नियुक्ति करते हैं। तो देखिए, एक्टिंग जज या फिर एडिशनल जज की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, जो कि एक टेम्परेरी पीरियड के रूप में होती है, जो कि 2 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर जो एडिशनल जज होते हैं उनकी नियुक्ति 2 साल से यहाँ पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर एक अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, यानी कि आर्टिकल 126। जी हाँ, आर्टिकल 1 यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो 124 है वो यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन आर्टिकल 126 है कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को यहाँ पर अपॉइंटमेंट करने के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर अनुच्छेद है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा डी, बोथ ए एंड सी, दैट इज अ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में नियुक्ति की जाती है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है, किसके अनुसार, तो भारतीय संविधान के अनुसार। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पंचायतें हैं वो भाग 9 में है। जी हाँ, नगर पालिकाएँ यहाँ पर भाग 9A में है, और सहकारी जो समिति है यानी कि कोऑपरेटिव्स है वो भाग 9B में है। और देखिए, यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल्स है वो भाग 10 में ना होके कितना में है, तो भाग 14A में है। ध्यान रखिएगा, भाग 14A में है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 323A में और B में रखी गई है। ध्यान रखना, 323A और B अनुच्छेद में ट्रिब्यूनल्स का जिक्र किया गया है, जो कि भाग 14 में यहाँ पर रखा गया है। तो वर्तमान में भाग जो है ये 25 हो चुका है, 22 भाग शुरुआत में थी, 3 यहाँ पर संशोधन करके जो है डाला गया है। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा डी, यहाँ सुमेलित नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, बी और सी ये जरूर ध्यान रखिएगा पार्ट से रिलेटेड। और देखिए, पार्ट 10 में अब क्या है, जो यहाँ पर दिया गया है कि पार्ट 10, तो पार्ट 10 में है शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात किया गया है। जी हाँ, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात किया गया है भाग 10 में। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ भी देखिए, सुमेलित ही पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो इसमें अनुच्छेद कुछ दिए हुए हैं और उसके रिलेटेड प्रावधान, यानी कि देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि एबलिशंस ऑफ द अनटचेबिलिटी। जी हाँ, अनुच्छेद 17 में ही इसके बारे में, और एक कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अनुच्छेद 17 में क्या है। तो जी हाँ, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जो है उसको जो है यहाँ पर उन्मूलन करने की बात अनुच्छेद 17 में किया गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार के तहत है। उसका देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि गिरफ्तारी और हिरासत में संरक्षण, यानी कि गिरफ्तारी हो जाती है और हिरासत में रखे जाते हैं, तो उसमें जो संरक्षण के लिए प्रावधान है वो अनुच्छेद 23 में नहीं है। जी हाँ, अनुच्छेद यहाँ पर 22 में है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट उत्तर तो इसका बी होगा। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर आपको अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स है के बारे में है, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा अगर की जानी है तो अनुच्छेद 29 में है, और अनुच्छेद 24 में चाइल्ड लेबर से संबंधित है। और अनुच्छेद यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि 24 में क्या है, तो
यहाँ पर चाइल्ड लेबर से संबंधित जो है प्रावधान रखे गए हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा बी सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए डिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस विच इज पेड डायरेक्टली टू द फार्मर्स अंडर द WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो है अंतर्गत जो है सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जिसको MSP बोलते हैं, और यहाँ पर बाजार मूल्य का जो अंतर होता है उसको जो है क्या कहलाता है। तो देखिए जो यहाँ पर सब्सिडी जो है दी जाती है, तो यहाँ पर ब्लू बॉक्स यहाँ पर कहा जाता है। जी हाँ, करेक्ट उत्तर होगा ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी इसको बोला जाता है। इसको जरूर ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस विच इज पेड डायरेक्टली टू द फार्मर्स अंडर WTO इज कॉल्ड ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। जी हाँ, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज को बोलते हैं। उसका देखिए ये करंट का क्वेश्चन था जो कि 2020 में पेपर हुआ था। तो इसमें देखिए बजट जो 2020-21 में जो है किस बजट में जो है यहाँ पर कमी की गई है। तो देखिए कमी उस समय बहुत ही चर्चा में रहा था। मनरेगा में जो है चर्चा यहाँ पर कमी की गई थी। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसको ध्यान रखिए, इसमें जो है कमी की गई थी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक करंट का है, तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। तो अभी का बजट आपको पढ़ के जाना है। उसका देखिए निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिसका उपयोग RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करता है। तो देखिए ये है फेवरेट क्वेश्चन, इसको VVI कर दीजिए कि यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI जो अपना टूल यूज करती है वो क्या करती है। तो देखिए बैंक दर बढ़ाती है। जी हाँ, इंक्रीजिंग द जो है बैंक रेट। उसके बाद देखिए इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद इंक्रीजिंग द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात भी बढ़ा देगी। तो यहाँ पर आपको 1, 2 और 3 करेगी, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद नहीं करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट उत्तर होगा 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 जो है यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो 1, 2 और 3 किस में है, तो यहाँ पर बी है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर उसका बी सही होगा। अब देखिए बैंक रेट जब बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि लिक्विडिटी कम जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि बैंक रेट क्या होती है, जिस रेट पे जो है जो सेंट्रल बैंक यानी कि RBI जो है कॉमर्शियल बैंक को जो है यहाँ पर लोन देती है, यानी कि पैसे देती है। तो इस तरह से, और देखिए कैश रिजर्व रेशियो को अगर हम बढ़ाएंगे तो जिससे क्या होगा कि एक्सेसिव मनी जो है उसको जो है ख़त्म कर देगी, तो जिस वजह से जो है महंगाई पे कंट्रोल होगी। और देखिए जो परचेस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कारण क्या होगा कि अगर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस किया जाता है तो इसके कारण क्या होगा, तो रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड लिक्विडिटी जो है विथ बैंक विच इज टर्न इंक्रीज द इन्फ्लेशन। तो इसके कारण जो है महंगाई जो है यहाँ पर आपको बढ़ जाएगी। तो महंगाई कंट्रोल करने का उपाय नहीं है, यानी कि परचेस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो है लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो है करेक्ट उत्तर बी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। तो देखिए भारतीय जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो यहाँ पर शक संवत पर आधारित है। जी हाँ, शक संवत पर आधारित है, और इसको 22 मार्च 1957 को एडॉप्ट किया गया था। जी हाँ, 22 मार्च के आसपास ही चैत्र महीने का जो है पहला दिन होता है। तो देखिए पहला महीना तो यहाँ चैत्र हो गया। तो देखिए चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, वहाँ पर भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। तो इस तरह से कुल मिलाकर महीने होते हैं 12। तो चैत्र जो है यहाँ पर पहला महीना हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा, और शक संवत पर आधारित है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखिएगा अपना कैलेंडर। अब देखिए निम्नलिखित राज्य में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। तो देखिए नॉर्थ इंडिया में सरस्वती पूजा जो है बसंत पंचमी के दिन जो है मनाया जाता है माघ महीने में। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर नवरात्रि जो अपने यहाँ जो है नवरात्रि जो है आश्विन महीने में होता है। तो वहाँ जो है आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि जो है को सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं केरल में। जी हाँ, केरल में मनाते हैं। तो 10 दिन की पूजा होती है, जिसे आयुध पूजा या फिर सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए भारतीय संस्कृति पोर्टल के संबंध में
जो है कौन सा कथन सही है? तो देखिए उस समय लॉन्च हुआ था, इसको जरूर ध्यान, इस वजह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था 10 दिसंबर 2019 को। जी हाँ, 10 दिसंबर 2019 को जो है भारतीय संस्कृति पोर्टल को लॉन्च किया गया था और इसे आईआईटी बम्बई के द्वारा जो है इग्नू के साथ मिलकर बनाया गया था। जी हाँ, आईआईटी बम्बई के द्वारा जो है इग्नू के साथ मिलकर बनाया गया था। तो यहाँ पर रुड़की नहीं होगा, तो रुड़की यहाँ पर गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो क्या यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहाँ संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधन पर एक ही मंच पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? जी हाँ, तो करेक्ट उत्तर इसका 2 सिर्फ सही होगा। तो यहाँ पर केवल दूसरा ही सही होगा, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर संरचना में सबसे निचली परत कौन सा है, यानी कि वर्टिकल स्ट्रक्चर जो होती है एटमॉस्फेयर की, तो यहाँ पर जो है सबसे लोएस्ट जो है यहाँ पर लेयर कौन सी होती है? तो देखिए यहाँ पर आपको जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों वो होगा क्षोभ मंडल। जी हाँ, ट्रोपोस्फेयर जो है यहाँ पर सबसे पहला जो है मंडल है। तो देखिए क्षोभ मंडल होगा, उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर दैट इज अ समताप मंडल हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर मीजोस्फेयर हो जाएगा, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। तो कुल मिलाकर 5 जो है वायुमंडल की परतें हैं। ध्यान रखिएगा, पहले क्षोभ मंडल जिसको यहाँ पर बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर जिसको समताप मंडल बोलते हैं, फिर यहाँ पर मीजो यानी ये मध्य, उसके बाद फिर थर्मो, फिर एक्सो यानी कि बाह्यमंडल। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका जो है यहाँ पर सी सही होगा। और देखिए समताप मंडल में ही ओजोन परत है, इसको भी जरूर ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है, लेकिन वायुयान जो उड़ती है वो समताप मंडल में उड़ती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और देखिए कार की बैटरी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा एसिड यहाँ पर यूज किया जाता है, किसमें? तो कार बैटरीज में। तो देखिए कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। जी हाँ, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो है कार की बैटरी में किया जाता है। जी हाँ, जो कि विस्कस नेचर का होता है और ये वाटर में जो है घुलनशील होता है। जी हाँ, सोलुबल इन वाटर एंड विस्कस इन नेचर। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आलू के चिप्स को वातावरण में प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया जाता है। तो जो भी पैकेज्ड फूड होते हैं, आपने खाया होगा चिप्स कुरकुरे वगैरह, तो उसको जो है नाइट्रोजन की जो है यहाँ पर वातावरण प्रोवाइड किया जाता है। देखिए जो वातावरण, जो खुले वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78% होती है। तो इसी तरह से पैकेज जो फूड होते हैं उसमें नाइट्रोजन की वातावरण जो है प्रोवाइड किया जाता है, ताकि क्या है वो बासी ना हो, यानी कि रैंसिड ना हो, और साथ ही साथ ऑक्सीकृत ना हो, यानी कि ऑक्सीडाइज ना हो। तो इस वजह से नाइट्रोजन का वातावरण यानी कि नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, करेक्ट उत्तर, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए उपयोगी नहीं है? क्या है? नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया? तो ठोस अशुद्धियों के लिए, दैट इज यहाँ पर सॉलिड इम्प्योरिटीज को दूर करने का यानी कि प्यूरिफाई करने के लिए एक प्रोसेस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन दैट इज अ कैम्फर। कैम्फर को जलाते हैं तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाती है। तो उसके बाद देखिए क्रिस्टलाइजेशंस भी प्रोसेस है, लेकिन डिस्टिलेशंस यानी कि आसवन विधि जो है यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा। यानी कि आसवन जो है प्रोसेस में क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक प्रोसेस होता है सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अलग अलग जो है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे जो है पृथक किया जाता है तो आसवन विधि में। तो इस वजह से जो है यहाँ पर सॉलिड क्या यहाँ पर इस तरह से नहीं कर सकते, जैसे कि हम जो है रिफाइन करते हैं कच्चे तेल को, तो अलग अलग जो है बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो आसवन वही होता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? दैट इज अ लिस्ट डेविएटेड बाय द ग्लास प्रिज्म। तो देखिए सबसे पहले आप देख ही लीजिए, यहाँ पर ग्लास प्रिज्म है जो कि व्हाइट लाइट इंटर करती है, जो कि 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो देखिए रेड यहाँ पर सबसे कम विचलित होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है वो कम विचलित होता है, इसको जरूर ध्यान रखना है। यानी कि अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है यानी कि सबसे उच्च तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो रेड लाइट की होती है। और सबसे जो है कम वेवलेंथ वायलेट की होती है, लेकिन ये विचलित भी सबसे ज़्यादा है। तो विबग्योर आपने पढ़ा होगा जरूर, तो देखिए VIBGOR। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा विबग्योर। तो ये जो है आपको जरूर ध्यान रख लेना है कि विबग्योर यानी कि वायलेट जो है सबसे कम
जो है इसका वेवलेंथ है, लेकिन विचलित ज़्यादा होता है। तो देखिए अब प्रश्न पे ही आइए। पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित है। तो यहाँ पर लाल रंग इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, इसको जरूर ध्यान रख लेना है। तो करेक्ट उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर लाल रंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हींग जो है किससे प्राप्त होती है। तो हींग जो है किससे प्राप्त होती है, तो जड़ों से निष्कर्षण इसका किया जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द रूट्स। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखना है कि हींग क्या है, एक ओलेओ जो है गम राल है, जो कि ईरानी स्थानिक पौधे फेरुला हींग की जड़ों से प्राप्त की जाती है। तो ध्यान रखना है, फेरुला हींग की जड़ों से प्राप्त किया जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है, यानी कि जड़ से इसको प्राप्त किया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे जो है क्वेश्चन करवाएंगे इस पे, और इस पे पूरे जो पेपर हैं उसको भी हम जो है यहाँ पर कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।